इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसने हम सभी के जीवन को गहराई तक प्रभावित किया है। एक बार हिस्टोरियन हॉब्सबॉम ने कहा था कि आग और लोहे की खोज के बाद यदि किसी चीज ने ह्यूमन सोसाइटी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहां हमारे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या, इसका अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है उत्पादन प्रणाली यानी प्रोडक्शन सिस्टम में परिवर्तन को ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। वास्तव में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जरूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन कुटीर उद्योगों यानी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता था, जिन्हें आज हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं। जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन के लिए कोल और स्टीम इंजनों से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि यह क्रांति पहल कहां हुई, कब हुई और क्यों हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत 750 से 760 एडी के आसपास ब्रिटेन से मानी जाती है। वर्तमान में कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि ब्रिटेन में शुरू हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की यह धारा अभी भी खत्म नहीं हुई है और आज भी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में निरंतर जारी है। यहां मन में यह प्रश्न उठने स्वाभाविक है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में ही क्यों हुआ और इसके प्रभाव क्या रहे। दरअसल ब्रिटेन ही वो देश था जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थीं। ब्रिटेन की जियोग्राफी, इसके नेचुरल रिसोर्स, दुनिया भर में फैली ब्रिटिश कॉलोनीज के साथ होने वाला उसका ट्रेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक डिस्कवरीज, ब्रिटेन में हुए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ब्रिटेन की प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पॉलिसीज और ब्रिटिश समाज की आधुनिक सोच, इन सभी ने मिलकर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार कर दिया था। दोस्तों, जहां तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्रभावों की बात है तो हम देखते हैं कि मानव जीवन का कोई भी हिस्सा इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इसने तत्कालीन राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति आदि का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया। इसने जीवन के हर क्षेत्र में नए सिद्धांतों और विचारों को जन्म दिया। यहां तक कि प्रकृति भी इसके प्रभावों से अछूती नहीं रह सकी। आइए अब हम एक एक करके इन कारणों और प्रभावों को समझने का प्रयास करते हैं। Causes: Britain's favorable geography and natural resources. ब्रिटेन की जियोग्राफी ने ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ब्रिटेन के चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण वो बाहरी हमलों से बचा रहा। इसके साथ ही सी पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए अनुकूल कोस्ट लाइन होने के कारण वहां मैनचेस्टर, लिवरपूल जैसे बंदरगाहों को विकसित करना आसान था। गर्म गल्फ स्ट्रीम करंट की वजह से ब्रिटेन के पोर्ट्स साल भर ट्रेड के लिए खुले रहते थे। ब्रिटेन के क्लाइमेट ने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प की। ब्रिटेन की नम जलवायु कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई, क्योंकि नमी के कारण मशीन में तेजी से घूमते स्पूल में धागे के टूटने का खतरा काफी कम होता था। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में कोल और आयरन के भंडार बड़ी मात्रा में मौजूद थे। सभी मेन सी ट्रेड रूट्स के रास्ते में पड़ने के कारण ब्रिटिश कॉलोनीज से कच्चा माल इंपोर्ट करना और तैयार माल एक्सपोर्ट करना बहुत ही आसान था। इन सी रूट्स की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन ने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था। उसकी नौसेना की शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अपनी शक्ति के चरम पर होने के बावजूद नेपोलियन बोनापार्ट भी ब्रिटिश नौसेना को हराने में सफल नहीं हो सका था। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन ब्रिटेन। 16वीं और 17वीं सदी में ब्रिटेन में हुए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए एक आधार तय कर दिया था। इस दौर में कृषि में नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। एग्रीकल्चर लैंड की चकबंदी यानी कंसोलिडेशन और फेंसिंग की गई, जिससे एग्रीकल्चर फार्म्स का साइज बड़ा हो गया और पशुओं द्वारा होने वाली फसल की बर्बादी कम हो गई। खेतों से लगातार उपज लेने के लिए क्रॉप रोटेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ड्रिल के जरिए बीज बोने की तकनीक, फर्टिलाइजर का प्रयोग, पशुओं की नस्लों में सुधार और नहरों के जरिए सिंचाई की व्यवस्था आदि के माध्यम से कृषि उत्पादन में गुणात्मक सुधार हुआ।
फूड ग्रेन्स के अतिरिक्त उत्पादन ने ब्रिटिश इकोनॉमी को शहरों की बढ़ती आबादी को वहन करने की क्षमता प्रदान की और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराया। इसके साथ ही एग्रीकल्चर से होने वाले प्रॉफिट को इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही इन्वेस्ट किया गया। साइंटिफिक डिस्कवरीज। ब्रिटेन का साइंटिफिक एनवायरनमेंट नई नई खोजों को अपनाने के मामले में यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अधिक अनुकूल था। इस दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोल एंड आयरन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में नवीन तकनीकों को अपनाया गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 1733 एडी में जॉन नामक एक अंग्रेज ने फ्लाइंग शटल नामक कपड़ा बुनने की मशीन का आविष्कार किया, जिससे कपड़ा बुनाई में तेजी आई। 1764 एडी में जेम्स हार्ग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे पहले की तुलना में 8 गुना अधिक तेजी से धागा बनाया जा सकता था। 1770 एडी में रिचर्ड आर्कराइट ने धागा बनाने के लिए वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार किया। रिचर्ड की यह मशीन जल शक्ति से चलती थी। रिचर्ड को ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फाउंडर माना जाता है। कोल एंड आयरन इंडस्ट्री। ब्रिटेन में तेजी से बढ़ रहे मशीनीकरण, शिप्स मैन्युफैक्चरिंग, लोकोमोटिव और रेलवे ट्रैक्स के निर्माण के लिए आयरन और स्टील की मांग बढ़ रही थी, जिसे पूरा करने के लिए ऐसी फर्नेस बनाई गई जो स्टोन कोक का प्रयोग कर सकती थी। इन फर्नेस का क्रिटिकल टेम्परेचर वुड कोक का प्रयोग करने वाली फर्नेस से ज्यादा होता था। इनकी सहायता से अच्छी गुणवत्ता का स्टील बनाया जा सकता था। हम्फ्री डेबी द्वारा सेफ्टी लैंप के आविष्कार ने कोल माइंस में काम करने वाले मजदूरों का माइंस के अंदर काम करना आसान बना दिया और कोल माइन में होने वाली दुर्घटनाओं एवं श्रमिकों की मृत्यु में उल्लेखनीय कमी आई। इसके पहले मजदूर जिस ट्रेडिशनल माइन लैंप का प्रयोग करते थे, वो कोल माइंस से निकलने वाली ज्वलनशील गैसों के कारण आग पकड़ लेते थे, जिससे अक्सर माइंस में जानलेवा दुर्घटनाएं होती रहती थी। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लॉर्डन मैकएडम द्वारा तारकोल सड़कों के निर्माण से कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाना और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाना आसान हो गया। इसके अलावा ब्रिटेन में नहरों और रेलवे का डेवलपमेंट भी तेज गति से हुआ। 1769 एडी में जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कोल माइंस में किया जाने लगा। 1814 एडी में जेम्स स्टीवनसन ने रेलवे स्टीम इंजन डेवलप किया। लगभग 1830 में ब्रिटेन के मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच पहली ट्रेन चलाई गई। परिवहन के इन साधनों के विकास ने माल ढुलाई और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बहुत ही आसान और तेज बना दिया। स्टीम पावर के इसी सिद्धांत का प्रयोग स्टीम शिप बिल्डिंग में भी किया गया। इससे बड़े और अधिक वाटर डिस्प्लेसमेंट वाले शिप बनाए जाने लगे। शिप बिल्डिंग में इन तकनीकी सुधारों के फलस्वरूप न सिर्फ ब्रिटिश नौसेना की ताकत बढ़ी, बल्कि अब बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल ट्रेड करना संभव हो गया। इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। 17वीं और 18वीं सदी तक ब्रिटेन ने इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से काफी लाभ कमाया था। भारत, अमेरिका जैसे उपनिवेशों के माध्यम से ब्रिटेन को बड़ी मात्रा में सरप्लस कैपिटल की प्राप्ति हो रही थी। इस सरप्लस कैपिटल को इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया जाने लगा। इस काम के लिए ब्रिटेन में जॉइंट स्टॉक कंपनियों, बैंकों की स्थापना हुई। पॉपुलेशन ग्रोथ। 1740-50 एडी के आसपास ब्रिटेन सहित पूरे यूरोप में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इससे वस्तुओं की मांग और कीमतें बढ़ने लगी। ऐसे में उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए तकनीकी उपाय अपनाए जाने लगे। इस बढ़ती हुई जनसंख्या ने कारखानों और कोल माइंस में काम करने के लिए चीप लेबर उपलब्ध कराया। लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक दृष्टिकोण से ब्रिटेन का पॉलिटिकल सिनेरियो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए अनुकूल था। वस्तुतः यूरोप के अन्य देशों की तुलना में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जनता के एक ठीक-ठाक हिस्से को अपनी बात रखने की आजादी थी। ऐसे में वहां कैपिटलिस्ट क्लास और मध्य वर्ग के फलने फूलने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध थे, जबकि इसी समय फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रशिया आदि यूरोपीय देश अभी भी फ्यूडल सिस्टम में जकड़े हुए थे। आइए अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ा।
इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कारखानों और फैक्ट्रियों में गुड्स के प्रोडक्शन में एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ हुई। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ब्रिटेन के आंतरिक भागों और फॉरेन मार्केट्स तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक्स का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। इससे मिलने वाले प्रॉफिट से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। जॉइंट स्टॉक ट्रेडिंग कंपनियों की स्थापना की गई। इन कंपनियों ने मार्केट से पूंजी जुटाने के लिए स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज और शेयर्स की ट्रेडिंग प्रारंभ की, जिससे एक कैपिटल मार्केट डेवलप हुआ। इसके साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते बैंकिंग एवं बीमा कंपनियों का भी विकास हुआ, जिसने ट्रेड एक्टिविटीज को सिक्योर और इजी बना दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नेगेटिव इफेक्ट ये रहा कि इससे घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हो गया। जो कारीगर अपने घर पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ सीमित पूंजी से काम करते थे, वे अब बेरोजगार हो गए। अब कारखानों में मशीनों से उत्पादन होने लगा था, जो कॉटेज इंडस्ट्री या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के उत्पादन से काफी सस्ता होता था और इसकी गुणवत्ता भी अच्छी थी। अतः घरेलू उद्योगों में बने उत्पादों की मांग काफी कम हो गई। यहां हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से घरेलू उद्योगों के नष्ट होने का नेगेटिव इफेक्ट औद्योगिक देशों पर नहीं पड़ा, क्योंकि इन देशों में घरेलू उद्योगों के नष्ट होने पर इनकी जगह कारखानों और फैक्ट्रियों ने ले ली थी। इसका नेगेटिव इफेक्ट भारत जैसी कॉलोनीज पर पड़ा, जहां ब्रिटेन के सस्ते माल के कारण घरेलू उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गए और इन कुटीर उद्योगों में काम करने वाले लोगों के पास खेती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, जिससे भारत जैसे देशों में खेती पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा, जिसका परिणाम हम भारत में बार बार पड़ने वाले फैमिन्स के रूप में देख सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन में स्पेशलाइजेशन को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि मशीनों के निर्माण और उन्हें चलाने के लिए एक विशेष प्रकार की स्किल की आवश्यकता थी, जिसके लिए विशेषज्ञ का होना अनिवार्य था। इसलिए यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कंपनी लॉ और मैनेजमेंट जैसे विषय पढ़ाए जाने लगे। दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वर्ल्ड के ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के परंपरागत तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। रेलवे, शिप्स और बाद में ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट्स ने लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बहुत आसान बना दिया। इसी के साथ डाक, तार, अंडर वाटर सी केबल्स, टेलीफोन आदि के डेवलपमेंट से दूर दराज के क्षेत्रों के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करना आसान हो गया। इससे लोगों के बीच भौतिक और मानसिक दूरी में कमी आई। वास्तव में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद राष्ट्रों की आपसी निर्भरता बहुत बढ़ गई थी, जिससे एक देश में घटने वाली घटना दूसरे देश को सीधे प्रभावित करने लगी। परिणाम स्वरूप वर्ल्ड इकोनॉमी में इकोनॉमिक बूम और रिसेशन नामक नया फिनोमेना दिखाई देने लगा। ट्रेड और इंडस्ट्री में होने वाले इस इकोनॉमिक बूम और रिसेशन का असर समाज के सभी वर्गों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ने लगा। रिसेशन के समय अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता था, जबकि इकोनॉमिक बूम के समय मांग बढ़ने पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो जाती थी। आइए अब हम पॉलिटिक्स पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के असर को देखते हैं। इफेक्ट्स ऑन पॉलिटिक्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप राजनीति में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स अधिक लोकप्रिय हो गए। आम जनता मांग करने लगी कि उसे इंडिविजुअल फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं। पॉलिटिक्स में फ्यूडलिज्म और एरिस्टोक्रेसी की जगह लिबरल पॉलिटिकल थॉट्स को तरजीह मिलने लगी। इस दौर में यूरोप में कैपिटलिस्ट और मिडिल क्लास का उदय हुआ, जिसने अपने आत्मविश्वास एवं दृढ़ संकल्प से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को उच्च शिखर पर पहुंचाया। इन क्लासेस ने अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकारों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इनके दबाव के कारण 19वीं सदी में इंग्लैंड में कई पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स किए गए। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ, लेकिन कैपिटलिस्ट और मिडिल क्लास को पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स सबसे पहले अमेरिका में मिले। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के जरिए उन्हें यह अधिकार फ्रांस में प्राप्त हुए, जबकि 1832 एडी में जाकर उन्हें ये राइट्स ब्रिटेन में मिल पाए। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अगर मिडिल क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास ने अपना नॉलेज और वेल्थ लगाई थी, तो फैक्ट्री वर्कर्स ने अपना खून पसीना लगाया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन से मिलने वाले प्रॉफिट से जहां एक तरफ पूंजीपति धनवान हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री वर्कर्स की कंडीशंस लगातार खराब होती जा रही थी।
इस वर्ग की मेहनत से ही फैक्ट्रीज में उत्पादन होता था, लेकिन यह वर्ग अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता था। ऐसे में श्रमिकों ने अपनी वर्किंग कंडीशंस में सुधार के लिए अपने ट्रेड यूनियन बनाए। इन ट्रेड यूनियंस के जरिए उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट्स को मजदूरों के वर्किंग आवर्स निश्चित करने, वेजेस में वृद्धि करने, एजुकेशन एंड हेल्थ बेनिफिट्स देने के लिए मजबूर किया। इसके साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट से लेबर लॉज बनाने की भी मांग की। उनके संघर्ष के फलस्वरूप 1825 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रेड यूनियंस को फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया। बाद में ब्रिटेन में चार्टिस्ट मूवमेंट के जरिए वर्कर्स ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स पाने के लिए भी आंदोलन चलाया। वास्तव में लेबर मूवमेंट के साथ ही सोशलिज्म की एक नई धारा का यूरोप में धीरे धीरे विकास हो रहा था। इस दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप सारा प्रॉफिट कैपिटलिस्ट्स के हाथों में इकट्ठा होता जा रहा था, जिससे सोसाइटी में कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर क्लास के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे थे। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ही क्लास स्ट्रगल कहा गया। इस मूवमेंट में वर्कर्स को इंटेलेक्चुअल क्लास का भी सपोर्ट मिला। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशलिस्ट मूवमेंट को इंटेलेक्चुअल क्लास ने ही लीड किया था। इन लीडर्स में ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, लुई ब्लॉं, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स प्रमुख थे। इन सोशलिस्ट्स का मानना था कि उत्पादन के साधनों पर एक व्यक्ति अथवा पूंजीपति वर्ग का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी सोसाइटी का अधिकार होना चाहिए। इस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को जन्म दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रभाव इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म जैसी आइडियोलॉजीज पर भी देखा जाता है। इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण यूरोप में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की खपत के लिए नए नए बाजारों की आवश्यकता पड़ने लगी। इसके अलावा रॉ मटेरियल की सप्लाई एवं सस्ते मजदूरों की भी आवश्यकता थी। इसलिए यूरोपीय देशों ने वर्ल्ड के अन्य देशों को अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। साम्राज्यवाद की इस दौड़ में इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, जर्मनी, जापान और इटली प्रमुख यूरोपीय देश थे। इनमें ब्रिटिश एम्पायर सबसे बड़ा था। यूरोप के ये देश अपनी कॉलोनीज का आर्थिक शोषण करते थे। वहां से कच्चा माल प्राप्त करके अपने यहां बने तैयार माल को हाई प्रॉफिट मार्जिन के साथ कॉलोनीज में बेचा करते थे, जिससे विश्व की धन संपदा यूरोप में इकट्ठा होती रही और भारत जैसे देश गरीब होते रहे। बाद में इन्हीं कॉलोनीज पर कब्जे और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर अपनी हेजेमनी स्थापित करने के लिए यूरोपियन पॉलिटिक्स में अल्ट्रा नेशनलिज्म और मिलिटराइजेशन को बढ़ावा मिला, जिसका परिणाम 2 विश्व युद्धों के रूप में सामने आया। आइए अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ा। इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इनिशियल फेज में इंडस्ट्रियलाइजेशन के एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स पर ध्यान नहीं दिया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के इनिशियल फेज में रेलवे, सड़क बनाने के लिए जंगल के जंगल साफ कर दिए गए। रॉ मटेरियल्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का अंधाधुंध एक्सप्लॉयटेशन किया गया। फैक्ट्री से निकलने वाले हार्मफुल केमिकल्स सीधे नदियों, झीलों और समुद्र में मिला दिए जाते थे, जिसके कारण ये वाटर रिसोर्सेज पोल्यूट होने लगे। इन फैक्ट्री से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, CFC आदि के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उठ खड़ी हुई। इन हार्मफुल गैसेस को सीधे एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता था, पर समय के साथ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, फ्रेश वाटर रिसोर्स के टॉक्सिक सब्सटेंसेस से कंटेमिनेटेड होने, इकोलॉजिकल इंबैलेंस और नई नई डिजीजेस के रूप में सामने आने लगे। एनवायरनमेंट पोल्यूशन हमारे समय की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इस चैलेंज से निपटने के लिए आज पूरा विश्व प्रयासरत है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों पर लगाम लगाने के क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस अकॉर्ड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्बन क्रेडिट स्कीम जैसे अग्रीमेंट किए गए हैं। आइए अब हम सोसाइटी और कल्चर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के असर को देखते हैं। इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी एंड कल्चर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने समाज में 3 नए वर्गों को जन्म दिया। पहले वर्ग में कैपिटलिस्ट शामिल थे, जो इकोनॉमी के साथ साथ नेशनल पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। दूसरा वर्ग था मिडिल क्लास, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, एजेंट्स, साइंटिस्ट, लॉयर्स, जर्नलिस्ट्स और टीचर्स आदि आते थे। तीसरे वर्ग में वर्कर्स और पेजेंट्स आते थे,
जो अपने श्रम और कौशल से उत्पादन करते थे। इन तीनों वर्गों के इंटरेस्ट अलग अलग होने के कारण सोशल अनरेस्ट की स्थिति पैदा होने लगी। वास्तव में वर्कर्स को कम वेतन पर प्रायः अमानवीय परिस्थितियों में 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। फैक्ट्रीज और कारखानों में सनलाइट, फ्रेश एयर और साफ सफाई का प्रायः अभाव रहता था। इन वर्कर्स को स्लम्स में अमानवीय यानी इनह्यूमेन परिस्थितियों में रहना पड़ता था। कुल मिलाकर उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। शोषण से वर्कर्स त्रस्त हो चुके थे। इसी वर्कर्स अनरेस्ट ने आगे चलकर ट्रेड यूनियन मूवमेंट को जन्म दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सोसाइटी के ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसने पुराने सामाजिक संबंधों, रीति रिवाजों, रहन सहन, खान पान, धार्मिक विश्वास, आर्ट, लिटरेचर आदि में मूलभूत परिवर्तन किए, जिसके कारण एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हुआ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित थी। परंतु इस सोसाइटी में मानवीय संबंधों का स्थान आर्थिक संबंधों ने ले लिया। अब सोसाइटी में फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पर सोशल रिलेशन बनाए जाने को तरजीह दी जाने लगी। इसी के साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सोसाइटी में कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म को बढ़ावा दिया, जिसके चलते जॉइंट फैमिली के स्थान पर न्यूक्लियर फैमिलीज को तरजीह दी जाने लगी, जिसमें व्यक्तियों का लगाव स्वयं, पत्नी और बच्चों पर होता था। इंडिविजुअलिज्म की यह भावना सिर्फ फैमिली तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि आर्ट और लिटरेचर भी इससे अछूते नहीं रह सके। पहले आर्ट और लिटरेचर में सुपरनैचुरल फिनोमेना या अरिस्टोक्रेसी की समृद्धि को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, परंतु अब सामान्य व्यक्ति को उसकी रोजमर्रा की समस्याओं को आर्ट एंड लिटरेचर में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण जब बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई, तो इन कारखानों के आसपास वर्कर्स के घर, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल्स और पार्कों की भी स्थापना की गई। इनके मनोरंजन के लिए बार, गैम्बलिंग हाउस, थिएटर्स और सिनेमा घर बनाए गए। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दुकानों एवं बाजारों की स्थापना हुई। धीरे धीरे इन स्मॉल सेटलमेंट्स ने बड़े शहरों का रूप ले लिया। बेहतर रोजगार की तलाश में विलेजेस से सिटीज की तरफ लोगों का भारी संख्या में माइग्रेशन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सिटीज की पॉपुलेशन में बेतहाशा वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप इन शहरों में स्लम्स की संख्या भी बढ़ने लगी। इन स्लम्स के घुटन भरे माहौल के कारण लोगों में आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ने लगी। चोरी, बेईमानी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, प्रोस्टिट्यूशन आदि अपराधों में वृद्धि हुई। ऐसा नहीं था कि ये सब चीजें पहले नहीं होती थीं, पर तब ये बहुत छोटे स्तर पर हुआ करती थी, इसलिए लोगों का ध्यान इन पर इतना अधिक नहीं जाता था। परंतु इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय इन क्राइम्स ने एक विकराल समस्या का रूप ले लिया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण सोसाइटी के मॉरल स्टैंडर्ड्स का पतन हुआ। व्यक्ति, समाज एवं देश पूर्णतया स्वार्थी होते गए। अब वे दूसरों के लिए काम तब तक नहीं करना चाहते थे जब तक उसमें उनका स्वार्थ निहित न हो। आइए अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। स्प्रेडिंग अक्रॉस यूरोप, यूएसए एंड बियॉन्ड। दोस्तों, अभी तक आप समझ चुके होंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कोई ऐसा फिनोमेना नहीं था जिसे एक देश तक ही सीमित रखा जा सके। 19वीं सदी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की यह धारा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान में भी दिखाई देने लगती है। इन देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न के आधार पर इन्हें दो ग्रुप्स में रखा जा सकता है। पहले में हम अमेरिका को और कुछ हद तक फ्रांस को रख सकते हैं। दूसरे ग्रुप में हम जर्मनी, इटली और जापान को रख सकते हैं। अमेरिका और फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लगभग उन्हीं तौर तरीकों का इस्तेमाल किया गया जिनके आधार पर ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। परंतु जर्मनी, इटली और जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस ब्रिटेन और अमेरिका से बिल्कुल अलग था। इन देशों की सरकारों का मानना था कि वे इंपीरियलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन की रेस में दूसरों से पीछे रह गए हैं। इसलिए इन देशों की सरकारों ने खुद ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया, परंतु उन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट, कोल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, रेलवे जैसी कुछ इंडस्ट्रीज पर ही अपना फोकस रखा, जिससे इन देशों के पॉलिटिकल नैरेटिव में मिलिटराइजेशन और डिक्टेटरशिप को बढ़ावा मिला, जिसका परिणाम 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में हमारे सामने आया।
कंक्लूजन। दोस्तों, ये एक सच्चाई है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्रों का अत्यधिक विकास हुआ। आज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही परिणाम है, परंतु इसने समाज में असंतुलन को बढ़ावा दिया है। आज वर्ल्ड में 1% अमीर लोगों के पास जितनी संपत्ति है, वो वर्ल्ड के आधे से अधिक जनसंख्या की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ही नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा है, जिसके चलते एनवायरनमेंट पोल्यूशन में भी वृद्धि हुई है। परंतु इन समस्याओं के कारण ये मान लेना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ह्यूमन सोसाइटी को केवल नुकसान ही पहुंचाया है, ठीक विश्लेषण नहीं होगा। वास्तव में इसने इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोशल स्ट्रक्चर में ऐसे चेंजेस को प्रमोट किया है जिन्होंने आम जनता को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का अभिन्न अंग बना दिया। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में आज वर्ल्ड के सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक देश की समस्या का असर पूरे वर्ल्ड पर दिखाई पड़ता है। आज विश्व के सभी देश एक समान आर्थिक, राजनीतिक एवं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए मिलजुल कर प्रयासरत हैं।